जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में जो 8 तक 1 से लगाकर 8 तक जो चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम 9 चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 9 जो कि हम आज बहुत ही डिटेल में कंप्लीट करने वाले हैं। कह रहा है कि चैप्टर का नाम है नए साम्राज्य और राज्य। कह रहा है अरविंद राजा बना। अरविंद अपने स्कूल के खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रूपहले कागज की लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठाकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। यह संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है, वह अरविंद सोचने लगा। क्या बताती हैं प्रस्तियाँ। दरअसल अरविंद चंद्रगुप्त गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर खुदे हुए लंबे अभिलेख से पता चलता है कि रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रस्ती कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा होता है। प्रस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे तुमने अध्याय 8 में गौतमी पुत्र की सातकर्णी की प्रस्तियों के बारे में पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। समुद्रगुप्त की प्रस्ती। आओ देखें। समुद्रगुप्त की प्रस्ती हमें यह बताती है कि कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा युद्धों के जीतने वाले राजा विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के दरबार उसके बराबर बताया गया है। प्रस्तियों के लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यह वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। अगर तुम मानचित्र 7 को गौर से देखो तो पाओगे कि एक क्षेत्र में हरे रंग से रंगा गया तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। यह मानचित्र इस प्रस्ती के प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीति का वर्णन करते हैं। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हरा कर अपने राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इसमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग के रंगा गया है। इसमें असम तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आते हैं। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तथा उनके दरबार में उपस्थिति हुआ करते हैं। ब्रह्म इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की स्वाधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया।
वंशावलियाँ। अधिकांश प्रस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती हैं। यह प्रस्तियाँ भी समुद्रगुप्त के प्रतितामह पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती हैं। इनकी माँ कुमार देवी लक्ष्मीगढ़ के की थीं और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने यह उपाधि धारण की। उन्हें दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे वंश का महत्व बढ़ता गया। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है कि उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है कि उन्हें पश्चिम भारत में सैन्य अभियान के अंतिम शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उसका दरबार विद्वानों से भरा है। इसमें से कुछ के बारे में जानकारी अध्याय 10 में मिलेगी। हर्षवर्धन का हर्ष चरित्र। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा जिनके सिक्के से पता चलता है कि उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में जानकारी उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित्र लिखी है। इसमें हर्षचरित्र की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन किया। चीनी तीर्थयात्री त्वांग, जिसके बारे में तुमने अध्याय 8 में पढ़ा है, काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने यहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत वर्णन दिया है। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेश्वर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध का संभवतः बंगाल को भी जीत कर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की और आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रस्तियाँ। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्य का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच स्थित था। चालुक्य की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था, जो समुद्र नहर शहर थे। पुलकेश्वर द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रस्ति से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों, खासकर पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला।
रवि कीर्ति के अनुसार उन्हें पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्री इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी अब आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पर पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिससे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाइयों से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इसके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व सैन्य शक्तियां रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे, जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमार मात्स्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इससे नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी सारथवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कार्यस्थलों यानी शिल्प लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इसमें से कुछ व्यक्ति अपने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेनानायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेनानायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। बदले में इसमें से कुछ को भूमिदान दिया जाता था। दी गई भूमि से एक कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए तैयार हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। दक्षिण के राज्यों की सभाएं। पल्लवों के अभिलेख में कुछ स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इसमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े कई काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ पर उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इसमें से कुछ
इसमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रहीं। उस जमाने में आम लोग जन साधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके कुछ उदाहरण देते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। चीनी तीर्थयात्री का फा सियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता है तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के टुकड़े एक टुकड़े को पर चोट मारते रहते हैं। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी प्रकार के संपर्क से बचते हैं। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। राजा की सेना। राजा बड़ी मात्रा में साजो समाज के सामान लेकर यात्रा करते थे। इसमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे बर्तन, असबाब जिसमें सोने के पायदान भी शामिल होते थे, खाने पीने का सामान, बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थी। ये सारी चीज़ें ठेले गाड़ियों पर या ऊँटों पर हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुरही बजाते हुए चलते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ तथा फूल का उपहार लाते थे तथा जानवरों को हरा चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सकें, पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिले में जुटे बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं कि पूरी दुनिया धूल से गर्त में डूब जाती थी। मैं आशा करता हूँ ये चैप्टर आपके समझ में आया होगा। अगर ये चैप्टर आपके समझ में नहीं आया, दोस्तों इसको पुनः एक बार देखें ताकि यह आसानी से आपको समझ में आ सके। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में बनी हुई है, उसमें आप देख सकते हैं। क्योंकि यह 9वां चैप्टर था, इससे पहले हमने 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। कल लास्ट चैप्टर हुआ क्लास 6 की हिस्ट्री का, कल हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।